महाजनपद काल में बिहार। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ इतिहास की उस गहराई में जहाँ से भारत के महान साम्राज्यों की नींव रखी गई थी। ये है महाजनपद काल का बिहार। जरा सोचिए, आज से 2500 साल पहले का बिहार। गंगा के किनारे फैली उपजाऊ जमीनें, छोटे छोटे गांव, धीरे धीरे बनते शहर और उनमें पल रही एक नई राजनीतिक चेतना। दोस्तों, महाजनपद काल यानी लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का समय। उस वक़्त भारत छोटे छोटे जनपदों से बना था, जो बाद में मिलकर 16 महाजनपद कहलाए। और इन 16 में से कई ऐसे थे जो सीधे बिहार से जुड़े थे। यानी बिहार उस समय सिर्फ एक भूगोल नहीं था, बल्कि पूरे भारत की राजनीति और संस्कृति का केंद्र था। अब आप सोच रहे होंगे, कौन से महाजनपद बिहार में थे? तो सुनिए। मगध, जो आगे चलकर सबसे शक्तिशाली बना। अंग, जो व्यापार और उद्योग का गढ़ था। विदेह, मिथिला, जो संस्कृति और दर्शन का केंद्र था। और वृज्य संघ, वैशाली, जो लोकतंत्र का पहला प्रयोग था। आज के इस पहले हिस्से में हम खास तौर पर बात करेंगे मगध और अंग की, क्योंकि इन्हीं से महाजनपद काल की राजनीति की दिशा तय हुई। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मगध की। मगध का नाम सुनते ही ताकत, रणनीति और साम्राज्य की छवि आंखों के सामने आती है। इसकी राजधानी शुरू में राजगृह यानी आज का राजगीर थी। आपने राजगीर के बारे में सुना होगा, पहाड़ों से घिरा हुआ, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित। उस समय यह शहर सिर्फ राजनीतिक राजधानी नहीं, बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था। मगध इतना शक्तिशाली क्यों बना? पहली वजह, यहाँ की उपजाऊ भूमि। गंगा और सोन नदी के किनारे की जमीन खेती के लिए बेहतरीन थी। दूसरी वजह, लोहे की खदानें। गया और राजगीर के आसपास लोहे की भरपूर खदानें थीं, जिससे हथियार और औजार बनाए जाते थे। तीसरी वजह, नदियों का नेटवर्क। गंगा, सोन और अन्य नदियां व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए मददगार थीं। और चौथी वजह, सामरिक स्थिति। चारों तरफ पहाड़, बीच में बसा शहर, आक्रमण करना आसान नहीं था। अब आते हैं मगध के शासकों पर। सबसे पहले नाम आता है बिंबिसार का, जो हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार ने राजनीति में एक नई राह निकाली, वैवाहिक संबंधों से साम्राज्य विस्तार। सोचिए, उस समय जब राज्य आपस में लड़ते थे, बिंबिसार ने विवाह के जरिए दोस्ती की। उसने कोसल की राजकुमारी से विवाह किया, जिससे उसे काशी नामक उपजाऊ क्षेत्र मिला। फिर लिच्छवी वंश की राजकुमारी चेलना से विवाह किया, जिससे वृज्य संघ से रिश्ते मजबूत हुए। यानी युद्ध किए बिना ही उसने मगध की ताकत बढ़ा दी। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। नाम तो आपने सुना ही होगा। अजातशत्रु महत्वाकांक्षी था। उसने अपने पिता को कैद कर लिया और खुद गद्दी संभाली। लेकिन उसने मगध को और मजबूत बनाया। उसने युद्ध की नई तकनीकें अपनाईं, जैसे युद्ध में रथों पर महाशिला यंत्र, शापनीय साव कैटापल्ट जैसा, और रथ पर लगी हुई मीनार। इनसे उसने वृज्य संघ और कोसल पर विजय पाई। दोस्तों, धीरे धीरे मगध ने अपने पड़ोसियों को अपने साम्राज्य में शामिल करना शुरू कर दिया। पहले अंग को अपने साथ मिलाया, फिर कोसल और वृज्य संघ पर विजय पाई। बाद में शिशुनाग वंश और नंद वंश के आने तक मगध पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। अब बात करते हैं अंग महाजनपद की। अंग की राजधानी थी चंपा, जो आज के भागलपुर के पास है। अंग का महत्व राजनीतिक से ज्यादा आर्थिक था। ये क्षेत्र गंगा के किनारे बसा था, जिससे व्यापार बहुत आसान हो जाता था। यहाँ से व्यापारिक रास्ते सीधे बंगाल की खाड़ी तक जाते थे। चंपा शहर उस समय का एक बड़ा व्यापारिक नगर था, जहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे। अंग का जिक्र जैन ग्रंथों और महाभारत तक में मिलता है, लेकिन मगध के सामने यह टिक नहीं पाया। अजातशत्रु ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया और इसकी ताकत को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो दोस्तों, पहले हिस्से में हमने देखा कि
बिहार महाजनपद काल में कैसे राजनीति का केंद्र बना? मगध की ताकत किन कारणों से बढ़ी? बिंबिसार और अजातशत्रु ने किस तरह मगध को सबसे शक्तिशाली बनाया? और अंग महाजनपद कैसे व्यापार का गढ़ था, लेकिन अंततः मगध में विलीन हो गया? यानी आप समझ ही गए होंगे कि बिहार का यह दौर केवल छोटे राज्यों का इतिहास नहीं था, बल्कि यह आगे आने वाले मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे महान साम्राज्यों की नींव रख रहा था। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने मगध और अंग के बारे में विस्तार से जाना। अब जरा रुक करते हैं बिहार के उत्तर की ओर, जहां था विदेह महाजनपद और उसके ठीक पास था वृज्य संघ। विदेह महाजनपद यानी मिथिला। आज भी जब हम मिथिला का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक सांस्कृतिक पहचान, एक परंपरा और एक समृद्ध सभ्यता की छवि उभरती है। विदेह की राजधानी थी जनकपुर, और नाम से ही आपको याद आ गया होगा राजा जनक। हाँ, वही राजा जनक जिनके यहाँ माता सीता का जन्म हुआ था। दोस्तों, विदेह महाजनपद राजनीतिक ताकत से ज्यादा दार्शनिक और सांस्कृतिक शक्ति के लिए जाना जाता था। यहाँ वैदिक कालीन दार्शनिक वाद विवाद होते थे। राजा जनक खुद दर्शन और विद्या के संरक्षक माने जाते थे। यही कारण है कि विदेह को आध्यात्मिक और दार्शनिक महाजनपद कहा जाता है। याद कीजिए, उपनिषदों में गर्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों का जिक्र। ये विदेह विदेह की ही देन थी। सोचिए, उस समय जब स्त्रियों की शिक्षा सीमित थी, विदेह में महिलाएं खुलकर दार्शनिक चर्चाओं में भाग लेती थीं। ये बात अपने आप में इस महाजनपद को बाकी सबसे अलग बना देती है। विदेह की भूमि गंगा के उत्तरी हिस्से में फैली थी, जहां आज का मिथिलांचल आता है। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी और यहाँ की जनता मेहनती। लेकिन विदेह ज्यादा समय तक स्वतंत्र नहीं रह सका। धीरे धीरे इसकी शक्ति मगध और वृज्य संघ के बीच बांट गई। अब आते हैं एक बेहद दिलचस्प हिस्से पर, वृज्य संघ, जिसकी राजधानी थी वैशाली। वैशाली नाम सुनते ही गर्व होता है, क्योंकि यही वह जगह है जहां दुनिया का पहला गणतंत्र या लोकतंत्र फला फूला। दोस्तों, वृज्य संघ कोई एक राज्य नहीं था, बल्कि 8 छोटे छोटे गणराज्यों का संघ था। इनमें सबसे बड़ा था लिच्छवी गणराज्य, यानी यह एक तरह से फेडरेशन था। जैसे आज भारत में कई राज्य मिलकर केंद्र बनाते हैं, उसी तरह वृज्य संघ भी काम करता था। अब जरा सोचिए, उस समय जब लगभग सारे महाजनपद राजाओं के अधीन थे, वृज्य संघ में सभा और परिषद हुआ करती थी। यहाँ के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते थे और फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते थे। क्या यह अद्भुत नहीं है? आज जिस लोकतंत्र पर हमें गर्व है, उसकी जड़ें वैशाली जैसी धरती में ही थीं। वैशाली केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि संस्कृति और धर्म का भी केंद्र था। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की जन्मभूमि था। यहाँ बुद्ध ने भी कई बार प्रवचन दिए, और इतिहासकार कहते हैं कि वैशाली दुनिया का पहला शहर था जहाँ सार्वजनिक सभागार, असेंबली हॉल और स्तूप बने। सोचिए, 2500 साल पहले कैसा जीवंत नगर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र और राजशाही का टकराव होना ही था। मगध की महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ रही थी। अजातशत्रु और बाद के शासकों ने वृज्य संघ को अपने साम्राज्य में शामिल करने की कोशिशें शुरू कर दी, और आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद मगध ने वृज्य संघ को जीत लिया। लेकिन वैशाली का नाम हमेशा इतिहास में दर्ज हो गया, लोकतंत्र की पहली प्रयोगशाला के रूप में। तो इस हिस्से में हमने जाना कि विदेह यानी मिथिला, जहां दर्शन, शिक्षा और संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। राजा जनक और विदुषी महिलाएं, जिन्होंने विदेह को विशेष बनाया। वृज्य संघ यानी वैशाली, जहां दुनिया का पहला लोकतंत्र फला फूला। और अंततः मगध की शक्ति ने इन्हें अपने साम्राज्य में समाहित कर लिया। दोस्तों, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? बिहार का यह काल केवल राजनीति का नहीं था, बल्कि विचारों, संस्कृति और लोकतंत्र का भी जन्मकाल था। यानी बिहार न केवल साम्राज्यों का गढ़ था,
बल्कि लोकतंत्र और दर्शन की जननी भी था। दोस्तों, पिछले भाग में हमने मिथिला के विदेह और वैशाली के वृज्य संघ की गौरवशाली परंपराओं को जाना। अब कहानी आगे बढ़ती है और बिहार पहुंचता है अपने उस दौर में जहां से इसका नाम पूरे भारतवर्ष में गूंजने लगा। हाँ, मैं बात कर रही हूँ मगध साम्राज्य की। दोस्तों, हर साम्राज्य में बदलाव जरूरी होता है। हर्डियक वंश के बाद मगध की बागडोर संभाली शिशुनाग वंश ने। कहा जाता है कि शिशुनाग मूलतः एक अमात्य मंत्री थे जिन्होंने जनता का समर्थन पाकर शासन संभाला। उनका शासन मगध के लिए एक नई स्थिरता लेकर आया। राजधानी पहले गिरिव्रज राजगृह में थी, लेकिन शिशुनाग वंश ने बाद में राजधानी को वैशाली और फिर पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। हाँ, वही पाटलिपुत्र जो आगे चलकर भारत का सबसे शक्तिशाली नगर और साम्राज्य की धड़कन बना। अब जरा सोचिए, गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर बसा एक भव्य नगर, चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ, जिसे प्राकृतिक सुरक्षा मिली हुई थी। यही था पाटलिपुत्र। इतिहासकार कहते हैं कि पाटलिपुत्र केवल एक राजधानी नहीं, बल्कि आने वाले 1000 वर्षों तक भारतीय राजनीति और संस्कृति का केंद्र बन गया। शिशुनाग वंश के बाद सत्ता आई नंद वंश के हाथों में। दोस्तों, नंद वंश की कहानी और भी रोचक है। नंदों का उद्गम साधारण पृष्ठभूमि से माना जाता है। उनके संस्थापक महापद्मनंद को भारत का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने केवल मगध पर ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत के कई महाजनपदों पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी। कहा जाता है कि महापद्मनंद के समय मगध इतना विशाल और समृद्ध था कि उसे एक छत्राधिपति यानी संपूर्ण उत्तर भारत का शासक माना जाने लगा। नंदों की सेना बेहद बड़ी और संगठित थी। इतिहासकारों के अनुसार उनके पास 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। अब आप सोचिए, उस समय इतनी बड़ी सेना रखना कितना कठिन रहा होगा। यही वजह थी कि नंद साम्राज्य से हर कोई डरता था। लेकिन दोस्तों, एक और पहलू भी था। नंद वंश को जनता ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वे कर, टैक्स ज्यादा वसूलते थे और उनके शासक अत्यधिक विलासी बताए जाते हैं। अब यहाँ आती है सबसे रोमांचक बात। जब सिकंदर महान भारत आया था, उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। हालांकि सिकंदर मगध तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके सैनिकों ने सुना था कि मगध की सेना इतनी बड़ी और शक्तिशाली है कि उससे भिड़ना आसान नहीं, और इसी डर से सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सोचिए दोस्तों, उस जमाने में मगध की ताकत का असर कितना दूर दूर तक था। लेकिन इतिहास का नियम है, जो बहुत ऊपर उठता है वह कभी न कभी नीचे भी आता है। नंदवंश भी धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा, और यहीं से कहानी में प्रवेश होता है चाणक्य का। हाँ, वही चाणक्य जिन्हें हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य ने नंदों की अत्याचारपूर्ण नीतियों से तंग आकर संकल्प लिया कि वे मगध को एक योग्य शासक देंगे, और उसी से आगे बढ़ी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य की। लेकिन दोस्तों, उस अध्याय पर हम अगली कड़ी में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस सेगमेंट में हमने देखा कि शिशुनाग वंश ने मगध को स्थिरता दी और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। नंदवंश ने मगध को उत्तर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। उनकी अपार संपत्ति और सेना ने उन्हें शक्तिशाली बनाया। लेकिन कर और अत्याचार की नीतियों ने उनकी लोकप्रियता कम कर दी। और आखिरकार चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के कारण नंदों का अंत हुआ। दोस्तों, जरा गौर कीजिए, बिहार की इस धरती ने केवल राजवंश ही नहीं दिए, बल्कि राजनीतिक विचारधारा भी दी। पाटलिपुत्र, नंदवंश और चाणक्य, ये नाम इतिहास में आज भी गूंजते हैं। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने देखा कि किस तरह नंद साम्राज्य अपनी ताकत और धन संपत्ति के बावजूद जनता का विश्वास खो बैठा, और फिर इतिहास की धारा मोड़ दी चाणक्य ने। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस युग में
जहां से भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और चमकदार साम्राज्य शुरू हुआ, मौर्य साम्राज्य। कहते हैं कि जब नंद वंश की सत्ता चरम पर थी, तब तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य ने प्रण लिया था, मैं मगध को एक योग्य सम्राट दूंगा। उन्होंने एक साधारण परिवार से आए युवा चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। दोस्तों, यह वही चंद्रगुप्त थे जो आगे चलकर भारत के प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य के संस्थापक बने। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त के साहस ने मिलकर नंदों को पराजित कर दिया। इस प्रकार मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। यह घटना केवल बिहार के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए ऐतिहासिक थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को इतना शक्तिशाली बना दिया कि उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और कर्नाटक तक फैल गया। ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित कर उन्होंने अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। दोस्तों, सोचिए, वही बिहार जो कभी महाजनपदों का घर था, अब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का केंद्र बन चुका था। अब एक दिलचस्प पहलू, चाणक्य ने सिर्फ राजनीति में मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने शासन की पूरी रूपरेखा लिखी, अर्थशास्त्र। यह ग्रंथ हमें बताता है कि उस समय की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज कितना उन्नत था। यानी बिहार केवल सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि ज्ञान और नीति का भी केंद्र था। अब कहानी आती है सबसे महान शासक की, सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने शुरुआत में बहुत युद्ध किए। सबसे बड़ा युद्ध था कलिंग युद्ध। दोस्तों, कहते हैं कि इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। युद्ध भूमि पर पड़े शव देखकर अशोक का हृदय बदल गया। उन्होंने तलवार छोड़कर धर्म और अहिंसा का मार्ग अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरे भारत से लेकर श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान तक फैलाया। उनके स्तंभ और शिलालेख आज भी बिहार और पूरे भारत में खड़े हैं। यही कारण है कि सम्राट अशोक को आज भी भारत का प्रतीक माना जाता है। बिहार इस दौर में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बना। नालंदा और वैशाली में बौद्ध संघ फले फूले। बोधगया में बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और अशोक ने बोधगया, वैशाली और पाटलिपुत्र में भव्य स्तूप बनवाए। दोस्तों, यह वही समय था जब बिहार केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी एशिया की संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र बन गया। अब धीरे धीरे महाजनपदों का स्वरूप बदल रहा था। छोटे छोटे गणराज्य और राज्यों की जगह अब बड़े साम्राज्य ले रहे थे। महाजनपद काल, जो लगभग 600 ईसा पूर्व से चला आ रहा था, मौर्य साम्राज्य के उदय के साथ समाप्त हो गया। यानी बिहार ने सिर्फ महाजनपदों को जन्म ही नहीं दिया, बल्कि उन महाजनपदों को समेटकर भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य भी दिया। दोस्तों, जरा सोचिए, अंग की व्यापारिक संस्कृति, मगध की राजनीतिक शक्ति, विदेह की दार्शनिक परंपरा और वृज्य संघ की लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये सब मिलकर बिहार को महाजनपद काल का धड़कता हुआ दिल बनाते हैं। और जब मौर्य साम्राज्य आया, तब यही बिहार पूरे भारतवर्ष की आत्मा बन गया। दोस्तों, आज जब हम बिहार की धरती पर चलते हैं, तो क्या आप महसूस नहीं करते कि यहाँ की मिट्टी में अब भी वही गौरव, वही इतिहास और वही संस्कृति सांस ले रही है? महाजनपद काल ने हमें यह सिखाया कि विचार, संस्कृति और शक्ति तीनों मिलकर ही एक सभ्यता को महान बनाते हैं।